नमस्कार दोस्तों, ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। अभी हम लोग क्लास 10th का ब्राइट पब्लिकेशन का आपके पास जो किताब है उसका चैप्टर 1 का सारा ऑब्जेक्टिव सवाल हल करने वाले हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग सभी विषयों की पढ़ाई यहीं पर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब चैप्टर 1 से पार्ट 1 से, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएँ, इससे जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल है उसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। चलिए, ये पहला सवाल है, भाज्य a और भाजक b के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में r के लिए कौन सत्य है? तो ये आपको मैंने बताया था जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, और r जो होता है वो क्या होता है? जीरो के या तो बराबर होता है या जीरो से बड़ा होता है, और b से हमेशा छोटा होता है। यानी कि सही आंसर कौन सा है? सही आंसर b है। अब इसका मतलब क्या है ये भी समझ लो। मान लो कि किसी संख्या में 5 से भाग दिया गया, ठीक है, किसी भी संख्या में 5 से भाग दिया गया, तो इसके कहने का मतलब है कि जब 5 से किसी भी संख्या में भाग दिया जाएगा तो जो शेषफल आएगा, आर का मतलब शेषफल, ठीक है, तो जो शेषफल आएगा वो हमेशा 0 होगा, 0 से बड़ा हो सकता है, और 5 से हमेशा छोटा ही होगा। यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बस इसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो जिससे हम लोग भाग देते हैं शेष हमेशा उससे छोटा ही आता है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा बी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? ध्यान से देखना, परिमेय संख्या कौन सी है? √3 एक अपरिमेय संख्या है, 4 जो √5 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 हम लोग जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, और उसमें जब एक परिमेय को जोड़ेंगे तो भी ये अपरिमेय ही रहेगा। √6 क्या है? ये भी एक अपरिमेय संख्या है। 2√2/√2, देखो √2 से रूट जो कट जाएगा, कितना बच जाएगा? ये 2 बच जाएगा। ठीक है, और 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, तो बी है हमारा सही आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौस गुणे ab का लस निम्न में से किसके बराबर होता है? आपने पढ़ा होगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लसा होता है, तो मौसा और लसा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, यानी सही आंसर है सी। ठीक है, अगला सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न किसे परिकलित करने की तकनीक है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या निकालते हैं हम लोग? ये मैंने आपको बताया था, हम लोग मौसा निकालते हैं, HCF। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है दो संख्याओं का मौसा निकालने के लिए, है ना, दो धनात्मक पूर्णांकों का। सही आंसर इसलिए होगा बी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पाई एक डैश संख्या है, पाई कैसी संख्या है? आपको पता होगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है ना। अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत अनावर्ती होता है, तो पाई का मतलब होता है 22/7। अब 7 से 22 में भाग दोगे तो लगते चला जाएगा। ठीक है, और इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत अनावर्ती होगा। सही आंसर है बी, अपरिमेय। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। √2 एक है, परिमेय अपरिमेय प्राकृत है, इनमें से कोई नहीं, अपरिमेय संख्या है, हम सब जानते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। 1.34 को यानी 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में परिकलित करने पर यानी बदलने पर क्या लिखा जा सकता है? निम्न में से कौन इसके बराबर होगा? तो देखना ध्यान से, 1.34 को भिन्न में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 134/100 ये होगा। ये आपको आता होगा कैसे बदलते हैं। ठीक है, जब ये दोनों 2 से कटने वाला है, काटोगे तो ये कटेगा 67 बार में और ये कटेगा 50 बार में, ये आ गया 67/50। सही आंसर कौन है? ए है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें कम समय लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इसको बनाना है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करने होते हैं, पूरे 50 सवाल बनाने होते हैं। ठीक है, तो लगभग एक सवाल पे अगर 1 मिनट का समय लगता है तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए ये सवाल भी बन गया। सही आंसर है ए, 67/50।
क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, 9 है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्याएं होती हैं? क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्याएं होती हैं? ठीक है, तो ध्यान से देखना, वास्तविक संख्या में क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय सब शामिल होता है। यानी कि 2 भी वास्तविक संख्या है, √2 भी वास्तविक संख्या है, 3/2 भी एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, लेकिन क्या ये सारी की सारी परिमेय संख्या है? देखो तो, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब हुआ कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। तो सही जवाब है बी। ठीक है, चलो अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है और √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों हमारा सही आंसर नहीं होगा। बाकी 2 ऑप्शन आगे है, उसको देखते हैं। ठीक है, चलो बाकी 2 ऑप्शन में क्या क्या है देखो, √2/√5 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या ही है, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। तो जो अंत में बच गया वही सही आंसर है। अब देखो कैसे है, रूट के अंदर में क्या है, 75 है, क्या लिखोगे इसको, 25 × 3 लिख सकते हो। ठीक है, और इधर देखो रूट के अंदर में 48 है, इसको क्या लिख सकते हो, 16 × 3 लिख सकते हो। अब देखो ऊपर में 25 का वर्गमूल करोगे तो 5 बाहर निकल जाएगा, 3 अंदर बच जाएगा। 16 का वर्गमूल करोगे 4 बाहर निकल जाएगा, 3 अंदर बच जाएगा। 3 से 3 कट गया, 10/4 हो गया। बस ये परिमेय संख्या है ना। इसको काटोगे तो 5/2 हो जाएगा ना। तो यही क्या हो गया, यही हो गया हमारा परिमेय संख्या, यानी कि सही आंसर है हमारा डी। ठीक है, चलो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है? अपरिमेय कौन है? पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, √7 भी एक अपरिमेय संख्या है, √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब सही आंसर होगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? ठीक है, ध्यान से देखना। अब हमें क्या करना होगा, दशमलव प्रसार शांत किसका होता है, जिसके गुणनखंड में या तो सिर्फ 2 हो, या तो सिर्फ 5 हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो। ठीक है, अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इन सबों का गुणनखंड करके देखना होगा, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो देखो 31 25 है, करो इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, देखो 5 से लगेगा, इसमें 6 × 5 = 30, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 25। ठीक है, 5 से 2 को फिर 125 बार में लगेगा, फिर 5 से 2 के 25 बार में लगेगा, है ना, फिर 5 से 2 के 5 बार में लगेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 3125 जो है वो बराबर है किसके, 5 के पावर 5 के। ठीक है, यानी कि इसके गुणनखंड में सिर्फ 5 है। तो हमने कहा था कि अगर सिर्फ 5 रहे, सिर्फ 2 रहे तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। 5 और 2 दोनों रहे तब भी उसका दशमलव प्रसार शांत ही होता है। तो ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में इनमें से सभी भी है, तो बाकी को भी करके देखना होगा। 1600 को भी करके देखो, इसको 2 से दोगे तो 800, इसको 2 से दोगे तो 400, फिर 2 से दोगे तो 200, फिर 2 से दोगे तो 100, फिर 2 से दोगे तो 50, फिर 2 से दोगे 25, फिर 5 से दोगे तो 5। देखो इसके दशमलव प्रसार में क्या है, सिर्फ 2 है और सिर्फ 5 है, यानी 2 और 5 है, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि इसका भी दशमलव प्रसार शांत ही होगा। ठीक है, चलो इसका भी देखो, 80 का करोगे अभाज्य गुणनखंड, क्या करोगे, 2 से करोगे 40, 2 से करोगे 20, 2 से करोगे 10, 2 से करोगे 5। देखो इसके अभाज्य गुणनखंड में भी क्या है, 2 और 5 ही शामिल है, उसके अलावा कोई दूसरा शामिल नहीं है, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार शांत ही होगा। अब जब सब का दशमलव प्रसार शांत है तो सही जवाब क्या है, इनमें से सभी, ऑप्शन डी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, निम्न में से कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है? ठीक है, तो सेम इस क्वेश्चन का उल्टा है, फिर क्या करना पड़ेगा, तीनों का अभाज्य गुणनखंडन करके देखना पड़ेगा। 343 का करो अभाज्य गुणनखंडन, क्या होगा, इसमें 7 से लगेगा, 7 × 4 = 28, 6 बचेगा, 9 × 7 = 63, फिर 7 से दोगे 7। ठीक है, तो देखो इसका मतलब है कि इसके गुणनखंडन में सिर्फ 7 है, न 2 है
न 5 है। इसका मतलब क्या है कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में इनमें से सभी है तो बाकी को भी करके देखना पड़ेगा। चलो 1800 को करके देखते हैं। 2 से दोगे 900 बार में लगेगा, 2 से दोगे 450, फिर 2 से दोगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10। अब फिर देखो इसमें 5 से दोगे, इसमें पहले 3 से लगने वाला है, ठीक है। 3 से देखो तो 7 3 21, 1 बचेगा, 5 3 15, है ना। तो देखो जैसे ही 3 से लग गया भाग, ठीक है, तो समय बचाना है, आगे नहीं बढ़ना है। जब इसके गुणनखंड में 3 शामिल है ना, 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरा संख्या शामिल है, इसका मतलब है कि अशांत आवर्ती है। तो जैसा ही 3 मिला, इसका मतलब हम समझ गए कि इसमें 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या शामिल है तो अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है। अब 420 का भी देख लो, कहीं वो भी सही हो, है ना। 2 से दोगे तो कितनी बार में लगेगा, 210 बार में। 2 से दोगे फिर तो कितनी बार में लगेगा, 105 बार में। अब देखो इसमें देखो 3 से लग जाएगा, 3 3 9, 1 बचेगा, 5 3 15। जब फिर 3 से लग गया तो क्या समझे कि इसके दशमलव प्रसार में, सॉरी, इसके अभाज्य गुणनखंडन में क्या क्या शामिल है, 2 या 5 के अलावे कोई तीसरी संख्या भी शामिल है। और जब कोई तीसरी संख्या शामिल है तो इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार भी अशांत आवर्ती है, यानी कि तीनों का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो सही आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में रूढ़ संख्या कौन है। रूढ़ संख्या मतलब कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या जिसको कहते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कौन है, जिसमें या तो 1 से भाग लगे नहीं तो अपने आप से भाग लगे, ठीक है। तो देखो 2 में देखो किस किस संख्या से भाग लगती है, या तो 1 से नहीं तो 2 से ही भाग लगता है। 3 में किस संख्या से भाग लगती है, 1 से नहीं तो अपने आप से, यानी कि 3 से ही भाग लगता है। 21 में किससे भाग लगता है, 1 से, 3 से, 7 से, 21 से, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर यानी रूढ़ संख्या नहीं है, ये है, ठीक है। यानी कि ए और सी है हमारा सही आंसर। तो ऑप्शन कौन सा चुनेंगे, ऑप्शन चुनेंगे डी, जिसमें लिखा हुआ है ए तथा सी दोनों, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, निम्नलिखित संख्याओं में यौगिक संख्या कौन सी है। यौगिक माने कि कंपोजिट, यानी कि भाज्य संख्या, है ना। भाज्य संख्या मतलब कि जिसमें एक और खुद उस संख्या के अलावा किसी भी तीसरी संख्या से भाग लग जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस सवाल को कैसे बनाएंगे, एनसीईआरटी का सवाल है, ये बनाए होगे तुम लोग, है ना। देखना ध्यान से कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पे देखना, ये पूरा एक टर्म है, यानी एक पद है, और ये पूरा एक पद है, ठीक है। दोनों में देखो क्या कॉमन है, 13 कॉमन है। 13 जब बाहर निकाल लिए तो अंदर में क्या बच गया, 7 गुने 11 प्लस ये 13 बाहर निकल चुका है, ये भी 13 बाहर निकल चुका है, तो यहाँ बच गया 1, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव सवाल बना रहे हैं, समय बचाना है। इसका मतलब क्या है कि ये जो संख्या है इसमें 13 से गुना हुआ है। क्या हुआ है, 13 से गुना हुआ है, ठीक है। अब जिस संख्या में 13 से गुना हुआ है उस संख्या में 13 से भाग भी लग जाएगा, ठीक है। अगर किसी संख्या में 13 से गुना हुआ है तो उसमें 13 से भाग भी लग जाएगा। 1 से तो भाग लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 1 से सब लगता है, ठीक है। तो 1 से भाग लग गया, 13 से भाग लग गया, और एक वो जो संख्या होगी उससे भी भाग लग जाएगा, यानी कि एक और उस संख्या के अलावा एक तीसरी संख्या भी है जिससे इसमें भाग लग रहा है। इसलिए ये क्या है, इसलिए ये जो है एक भाज्य संख्या है, यौगिक संख्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सही आंसर। लेकिन ऑप्शन में इनमें से सभी भी लिखा हुआ है, तो बाकी को भी करके देखते हैं, ठीक है। चलो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक एक पद है, यहाँ से यहाँ तक एक पद है। दोनों में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, दोनों में 5 कॉमन है। जब 5 कॉमन निकाल लेंगे तो इधर क्या बचेगा, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 जोड़ 1, ठीक है। अब इसको गुना करके जोड़ने पर कितना आएगा उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, समय बचाना। सिर्फ ये सोचो कि चाहे कितना भी है गुना या जोड़ करके, ठीक है, उसमें 1 से तो भाग लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 1 से सब में भाग लगता है, ठीक है। इसको 5 से गुना किया गया है, देखो 5 से गुना किया गया है ना, तो जिस संख्या में 5 से गुना किया गया है उसमें 5 से भाग भी लगेगा, यानी कि इस संख्या में 5 से भाग लगेगा। इसके अलावा इस सब को गुना करके जोड़ के गुना करने के बाद जो बहुत बड़ी संख्या आएगी
उसमें खुद उसी संख्या से भी भाग लगेगा। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसी संख्या है जिसमें एक और उसके अपने आप के अलावा 5 से भी भाग लग रहा है, इसलिए ये भी क्या है, ये भी भाज्य संख्या है, यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर है। तो ये भी है हमारा सही आंसर। क्वेश्चन सी में देखो, इसमें भी देखो 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकालो तो अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में बच जाएगा 3 गुने 4 गुने 5 जोड़ 1। ठीक है, इसमें भी देखो सेम बात है, 2 से गुना किया गया है तो 2 से भाग भी लगेगा, 1 से ऑलरेडी लगता है सब में, और एक वो जो संख्या होगी उससे लगेगा, तो एक और खुद उस संख्या के अलावे 2 से भी भाग लग रहा है, इसलिए ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। जब तीनों भाज्य संख्या है तो सही आंसर क्या होगा, डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है यदि भाग एल्गोरिदम में a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है तो b बराबर 5 है, q बराबर 6 है, r बराबर 2 है, तो a का वैल्यू निकालना है। तो देखो b के जगह पे 5 रखो, q के जगह पे 6 रखो और r के जगह पर 2 रखो, कितना आया, 30 जोड़ 2 कितना होता है बाबू, 32। सही आंसर क्या है, सी बन गया। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वो परिमेय होता है। ठीक है, तो ये परिमेय है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है लेकिन आवर्ती है, अशांत है लेकिन आवर्ती है, ये लाइन खींचा हुआ है ना, तो आवर्ती भी होता है तो परिमेय संख्या ही होती है। ये संख्या देखो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये संख्या देखो, क्वेश्चन नंबर सी में देखो, इसका जो दशमलव प्रसार है ये अशांत अनावर्ती है। क्या है, अशांत अनावर्ती है, और जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो सही आंसर है सी। √2 क्या है, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अपरिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ये भी इससे पहले सवाल आ चुका है, अनंत। बहुत सारे सवाल हम लोग लिख सकते हैं। चलिए, तो 19 सवाल हम लोग कर चुके हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, ये भी आपका बनाया हुआ सवाल है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे, बहुत ही आसान सवाल है। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, तो 1.34 इसको भिन्न में करोगे तो क्या हो जाएगा, 134/100, काटोगे तो 67/50 आएगा। सही आंसर है ए। ठीक है, बहुत आसान था। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, नहीं होती है। जैसे कि √2 को ही ले लो, √2 एक वास्तविक संख्या है लेकिन परिमेय संख्या नहीं है, तो सही आंसर होगा बी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो, 5 का अभाज्य गुणनखंडन 5 गुने 5, 20 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा बोलो, 2 गुने 2 गुने 5, 7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 1 गुने 7, सॉरी अभाज्य गुणनखंडन है ना। तो देखो, जिसमें सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो, उसका क्या होता है, शांत होता है ना। अशांत किसका होगा, सी का होगा, क्योंकि इसमें ना 2 है ना ही 5 है। ठीक है, तो सही आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, यदि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 25 है और लघुत्तम समापवर्तक 50 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। बहुत आसान सवाल है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा होता है। ठीक है, तो लसा मसा दिया हुआ दोनों को गुना कर दो, है ना। अब देखो 25 पचे 125, ये 0 यहाँ आ जाएगा। सही आंसर क्या है, 1250 यानी कि बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी है। जे कार्डन ने, याद कर लो इसको। सही आंसर है बी, जे कार्डन। अगला सवाल है, 2 जोड़ √2 किस तरह की संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखो, √2 एक अपरिमेय संख्या है, पता है तुमको, और एक अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ोगे तो रिजल्ट अपरिमेय ही आता है, तो ये संख्या जो है अपरिमेय है। सही आंसर होगा बी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? ठीक है, तो निकाल के देख लो। अगर किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का मौसा निकालोगे तो हमेशा एक आएगा, हमेशा एक आएगा। निकाल के देख लो। जैसे अभी देखो, एक अभाज्य संख्या ले लिया हमने 3 और एक अभाज्य संख्या हमने ले लिया 7। ठीक है, दोनों का मौसा निकालो। 3 दूनी 6, 1 बच गया, कट गया। मौसा कितना आया? 1 आ गया। कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लो, 11 ले लो, 17 ले लो, 11 इकाई 11, 6 बच गया, 6 इकाई 6, 5 बच गया, 5 इकाई 5, 1 बच गया। कितना आया मौसा? 1 आया। ठीक है, तो किसी भी दो अभाज्य संख्या या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा जो है हमेशा एक ही आता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखो, दो लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा? दो लगातार सम संख्या। ठीक है, तो कोई भी दो लगातार सम संख्या ले लो, 6 ले लो और 8 ले लो, मौसा निकाल दो। 2 बच गया, कट गया। हमेशा कितना आएगा? हमेशा 2 ही आएगा। ठीक है, करके देख लो। 10 भी सम संख्या है, तो 10 क्रमिक का मतलब कि जस्ट बाद वाला। 10 के बाद कौन सा सम संख्या आता है? 10 के बाद 12 सम संख्या आती है। 10 इकाई 10, 2 बच गया, 5 कट गया। ठीक है, तो ये मौसा हो गया 2। तो दो लगातार सम संख्याओं का HCF हमेशा 2 ही होता है। ठीक है, चलो निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? बताओ। √7 अपरिमेय है, √2/7 भी एक अपरिमेय है, √3/7 भी अपरिमेय है। इसको देखो, इस तरह का सवाल बनाया था ना इससे पहले। रूट के अंदर 75 है, क्या लिखोगे इसको? रूट के अंदर 25 गुने 3 लिख सकते हो। 48 को क्या लिख सकते हो? रूट के अंदर 16 गुने 3। ठीक है, अब ये 25 का वर्गमूल करेगो 5 हो जाएगा, अंदर √3 बच जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 बाहर निकल जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, 5/4 आएगा। 5/4 क्या है? एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए हमारा आंसर है डी। डी क्या है? सही आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? ध्यान से देखना, इसको हल करो। ये कितना हो जाएगा? 64 का वर्गमूल 8, 36 का 6। ठीक है, 81 का करोगे कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, और ये देखो इसका करोगे तो 7/3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? इसका देखो क्या हो जाएगा। रूट के अंदर 25/10 करोगे, ये कटेगा, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, तो रूट के अंदर 2/5/2। ठीक है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल होना चाहिए कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। ठीक है, आपके पास जब जाएगा बुक तो उसमें लिखा हुआ होगा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। ठीक है, तो ये संख्या जो है ये अपरिमेय है, बाकी सब परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसा गुने ab का लसा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? अब ये सवाल भी आपने बनाया था, है ना। ये सवाल ही मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बनवाया हूँ, है ना, कि संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है लसा गुने मौसा, है ना। तो इसलिए सही आंसर क्या है? a गुने b, ऑप्शन डी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या निकालते हैं हम लोग? मौसा निकालते हैं। ये भी इससे पहले बता चुका हूँ मैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? बताइए। ये बहुत ही आसान सवाल है, आप देख के ही बता देंगे कौन अपरिमेय संख्या है ना। चलो देखो, ये परिमेय संख्या है क्या? नहीं है। ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। देखो √2 से √2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 2, और 2 क्या है? परिमेय संख्या है, तो सही आंसर है बी। ठीक है, सही आंसर क्या है? बी। चलो 34 में देख लो, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, है ना, सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? ठीक है, तो देखो आगे किसको चलना है? बैंड वाले लोगों को चलना है, उसके पीछे सेना के लोग चलेंगे। ठीक है, तो 616 संख्या है
सेना की टुकड़ी का, और 32 संख्या है बैंड वालों का। ठीक है, तो दोनों को समान संख्या का स्तंभों में खड़ा होना है। ठीक है, ताकि क्या हो कि सब बराबर खड़े हो जाए, है ना, एक लाइन, दो लाइन, तीसरी लाइन, सब में बराबर संख्या हो। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इस सवाल को बनाने के लिए हमें 616 और 32 का एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, अब एचसीएफ निकालने आपको आता है ना, बहुत ही आसान है, निकाल सकते हो। देखो 616 और 32 का एचसीएफ निकालो ना। 32 से एक बार में देंगे क्योंकि दो बार में नहीं दे सकते, 32 दूनी 64 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, है ना, घटाओ, हो गया ना 296, तो 9 बार में लगेगा, है ना। हमने गुना किया था, अभी कितना आया था, 28, यानी 288 आया, तो यहाँ पे बचेगा 288। ठीक है, चलो यहाँ पे 16 में से 8 घटा 8 हो गया, एक इसको दिया 0 0 हो गया, 8 से 32 को भाग करोगे 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आया, 8 आया। एचसीएफ 8 आया तो स्तंभों की संख्या भी कितनी होगी, अधिकतम संख्या होगी स्तंभों की 8। सही आंसर होगा सी। तो हमने आपको बताया था कि लसा गुने मौसा बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है ना, यानी कि गुणनफल होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का होता है। तो मान लीजिए इसको अगर ऐसे लिखें, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, एलसीएम गुने एचसीएफ, माने कि लसा गुने मसा होगा, है ना, हिंदी में लिखेंगे तो लसा गुने मसा होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, है ना, मसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बड़े लसा। तो देखो मसा निकालना होगा, इसको इधर करेंगे तो गुना में भाग में चला जाएगा, यानी कि ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल बराबर, देखो यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ है, दो संख्या का गुणनफल बराबर मसा गुने लसा है। ठीक है ना, दो संख्या का गुणनफल बराबर मसा गुने लसा है, तो ये भी सही है बिल्कुल, ये भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, लसा बराबर क्या होगा, लसा बराबर लसों को इधर रखो, मसों को इधर करोगे, गुना में भाग में आ जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, पहली संख्या बराबर, अब देखो पहली संख्या यहाँ पे है ना, अगर पहली संख्या निकालना होगा तो क्या करोगे, पहली संख्या निकालना होगा तो इसको उस साइड भेजोगे, गुना में उधर जाएगा, किस चीज़ में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि ये वाला कहाँ होना चाहिए था, ऊपर होना चाहिए था, और ये वाला नीचे होना चाहिए था। तो ये जो है अंतिम जो कथन है ये गलत कथन है, तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा डी। ठीक है, ये वाला जो है वो गलत कथन है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 38, क्वेश्चन नंबर 38 में देखो क्या कर रहा है। ठीक ऊपर जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना, उसी पे आधारित है ये सवाल कि मसा 392 और 3216 दिया हुआ 8, तो संख्या लसा है ना, इसका लसा क्या होगा ये निकाल के बताना है। ठीक है, तो क्या होता है, लसा गुने मसा बराबर संख्या का गुणनफल होता है। इसका मतलब है कि 392 गुने 3216 है ना, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा लसा गुने मसा के, किसके, लसा गुने मसा के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो अब लसा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, लसा निकालना है तो बराबर करोगे 392 गुने 3216 है ना, है ना, और ये मसा कहाँ चला जाएगा, गुना हो रहा है तो नीचे चला जाएगा, यानी कि भाग में चला जाएगा, यही ना, है ना, कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो मसा कितना है, 8 है, अब 8 से भाग दे दो, देखो 8 चौका 32, 0 और 8 दूनी 16, 402 है ना। 392 और 402 को गुना करोगे, करो गुना, कितना आएगा, 15 75 84 आएगा, कर लो गुना करके देख लो। ठीक है, चलो तो ये हो गया तुम्हारा 38 का सही आंसर ए। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है। ठीक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक की बात हो रही है, ध्यान से देखना, किसकी बात हो रही है, सम पूर्णांक की बात हो रही है। सम संख्या का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 से भाग लग जाए। ठीक है, तो जिस संख्या में 2 से गुना होगा उसमें 2 से भाग भी लग सकता है। ठीक है, देखना ध्यान से, अब देखो इसमें 2 से गुना हुआ है, ध्यान से देखना, 2 से गुना हुआ है, जब 2 से गुना हुआ है तो 2 से भाग भी लगेगा, तो 2q क्या है, एक सम संख्या के रूप का है। ठीक है, लेकिन जब इसमें एक जोड़ दिया, क्या कर दिया, एक जोड़ दिया। ठीक है, तो जब किसी सम संख्या में एक जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 2 एक सम संख्या, एक जोड़ो, क्या मिला, 3, 3 क्या है, विषम संख्या है। 8 एक सम संख्या है, इसमें एक जोड़ दो, क्या मिला, 9, 9 क्या है,
एक विषम संख्या है। इसका मतलब क्या है कि एक सम संख्या में जब एक जोड़ोगे तो ठीक उसके आगे वाली संख्या क्या होती है, विषम होती है। तो ये वाला जो है ये गलत है, ये वाला सत्य नहीं है। सत्य कौन सा है, बी, क्योंकि सम संख्या हमेशा 2q के रूप का होता है, 5q के रूप का भी नहीं होगा। ठीक है, तो 2q ही हमारा सही आंसर है, यानी कि बी सही आंसर है। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या है ना, अधिकतम घातांक क्या है, ध्यान से देखना। तो 625 का अभाज्य गुणनखंडन करोगे, 5 से करोगे 125 बार में, 5 से करोगे 25 बार में, फिर 5 से करोगे 5 बार में, 5 का पावर कितना आया, 4। तो 5 का घातांक कितना होगा, 4 होगा। देखो बी है सही आंसर, है ना, बी है सही आंसर। आपके पास जो जाएगा उसमें उत्तर लिखा हुआ होगा, आपके पास जो बुक जाएगा उसमें बी ही है हमारा सही आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। ठीक है, किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है, बताओ तो। बताया ना मैंने इसके बारे में कि जिसके गुणनखंड में 2 हो 5 हो या फिर दोनों हो, उसका क्या होता है, शांत होता है। तो देखो इसमें 2 है 5 है तो शांत है, इसमें 2 है 5 है तो शांत है ना, इसमें 2 है 5 है तो शांत है, इसमें 2 है लेकिन उसके अलावा कोई और भी है, यानी 3 भी है। ठीक है, तो 3 आ गया, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ गया, तो इसका मतलब है कि शांत नहीं है। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। चलो, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए कौन सत्य है, धनात्मक विषम पूर्णांक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, विषम पूर्णांक की। ठीक है, तो विषम का मतलब क्या, अगर सम संख्या में एक जोड़ दोगे तो विषम मिलेगा, ये मिलेगा ना, ध्यान से देखना। 2q कभी भी विषम संख्या नहीं होगी क्योंकि इसमें 2 से गुना हुआ है, तो 2 से भाग भी लगेगा। चलो ये वाला देखो, सेकेंड पे विचार करो, क्या है, 4q + 1 है। ठीक है, तो 4q क्या है, 4q क्या है बच्चा बताओ तो। 4q सम संख्या है, विषम संख्या है। अगर q के जगह पे कोई पूर्णांक रखोगे, है ना, तो ये कैसी संख्या मिलेगी, ये हमेशा एक सम संख्या ही मिलेगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो 4q का मतलब क्या है, 4q का मतलब है 2 × 2q, है ना। इसका मतलब है कि इसमें 2 से गुना हुआ रखा है पहले से। ठीक है, तो जब 2 से गुना हुआ रखा है पहले से, तो 2 से भाग भी लगेगा। ठीक है, तो जब 2 से भाग लगेगा तो इसका मतलब है कि 4q एक सम संख्या है। जब 4q एक सम संख्या है तो उसमें एक जोड़ोगे तो जस्ट उसके बाद वाली संख्या कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। सम संख्या में 3 भी जोड़ोगे तो कैसी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। तो इसलिए सही आंसर क्या है, बी, कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए यह 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये था आपका पहला चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। आप लोग निश्चित रूप से इन सारे सवालों को बना लीजिएगा। अगर कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट में अपना सवाल जरूर लिखिएगा और अपना सुझाव भी दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। लाइव क्लास चलने वाला है, आपको नोट्स वगैरह भी यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। और आपके पास ये बुक तो है ही जिसमें परीक्षा की दृष्टि से सारे सवाल दिए गए हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।